भारतीय ग्रंथों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों ने भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान, विज्ञान के तत्वों और प्रयोगों की विस्तारपूर्ण ज्ञान एवं तकनीकों को संग्रहित किया है। इन ग्रंथों में विभिन्न विज्ञान शाखाओं और प्रौद्योगिकी के विषयों पर विस्तृत जानकारी, सूत्र, तकनीकी जानकारी, उदाहरण, अभिप्रेत तथ्य आदि प्रदान किए जाते हैं। मैं हूं विकास, आपका स्वागत करता हूं। खास कहानियों के लिए आपका स्वागत है। हम यहां रंगीन और मनोहारी कहानियों का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। चैनल पर आपको मजेदार विचार, पारंपरिक कथाएं और रोमांचक प्रेम कहानियों का आनंद मिलेगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस चमत्कारिक कहानी की यात्रा पर जुड़े। एक बार की बात है, आधुनिक युग अमेरिका में एक नगर में एक युवा वैज्ञानिक नामित आदित्य शर्मा अपने लैब में नवीनतम तकनीकी उपकरणों और विज्ञान के संग्रह को रखता था। वह अन्य वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करता था और एक अभियांत्रिकी संगठन के सदस्य था। आदित्य के पास एक अद्वितीय दिमाग और नवीनतम विज्ञान के प्रति उत्साह था। एक दिन आदित्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके अभियांत्रिकी संगठन के लोगों में वैदिक आयुर्वेद, ज्योतिष, रसायन शास्त्र और गणित के प्रतीक दिखाए जा रहे थे। यह उसे याद दिलाया कि वैज्ञानिक ज्ञान के मूल मूल्य प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र और पौराणिक कथाओं में छिपे हुए थे। उस संगठन में आदित्य का एक दोस्त था जिसका नाम थॉमस था। यह दोस्त था, परंतु थॉमस आदित्य से बहुत जलता था। आदित्य भारत लौटने का निर्णय लेता है और वापस आकर इस विचार से प्रेरित होकर एक नया अभियांत्रिकी संगठन साइंस नेशन की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान को संगठित तरीके से अध्ययन करना और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका उपयोग करना। इस प्रक्रिया में साइंस नेशन ने अद्भुत प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए नई औषधियों, ज्योतिषीय गणनाओं और तकनीकी उपकरणों का निर्माण किया। इससे समाज को वैज्ञानिक ज्ञान के साथ समृद्ध होने का लाभ मिला और वैज्ञानिकता ने सभी क्षेत्रों में उजागर होने का रास्ता दिखाया। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उन्हें द्विपक्षीय वैज्ञानिक सम्मेलन में शिरकत के लिए निमंत्रण भेजा। इस सम्मेलन में प्रमुख वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में प्रस्तुतियां करनी थी। आदित्य अपने उपकरणों और शोध के नतीजों के साथ सम्मेलन में प्रस्तुति देने के लिए उत्सुक था। दूसरी ओर थॉमस, जो अमेरिकी रासायनिक अभियांत्रिकी संगठन के सदस्यों में से एक वैज्ञानिक था, थॉमस काफी चंचल मन वाला और आदित्य के प्रोजेक्ट पर नजर रखता था। उसकी आशा थी कि वह आदित्य को छलकदारी करके उसके प्रोजेक्ट की जानकारी हासिल करे और उसे पीछे छोड़ दे। आदित्य शर्मा की बातचीत अपने वैज्ञानिक के साथ चल रही थी तब अमेरिका से आए हुए वैज्ञानिक थॉमस ने उनकी विशेषज्ञता को देखा। उसे लगता था कि यह तकनीक उनके समय से बहुत आगे की है और उसने यह निर्णय लिया कि वह आदित्य के साथ भी प्रतियोगिता में होगा। थॉमस अमेरिका से वापस लौटते हुए अपने देश के लिए एक प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल हुआ, लेकिन उसका मन हमेशा सम्मेलन में देखा जाने वाली नवीनतम तकनीक पर ही था। वह अमेरिका में शोध करके उसे भारतीय पौराणिक ग्रंथों के साथ मिलाने का निर्णय लिया। थॉमस, जो अपनी अद्वितीय वैज्ञानिक चेतना के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय चोरी करने का फैसला करता है, आदित्य शर्मा के पास जाता है और उसकी खोजी हुई तकनीक को चुरा लेता है। थॉमस की खुद की अहमियत और गर्व उसे आदित्य के सामरिक उत्साह को ध्वस्त करने के लिए इस चोरी का प्रेरणा कारण बनता है। थॉमस आदित्य की चोरी गई तकनीक का उपयोग करते हुए नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, जिसे वह अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथनालय में प्रस्तुत करने का निशान बनाता है। उसका उद्देश्य आदित्य के खिलाफ विजय प्राप्त करना है और उसे दुनिया को दिखाना है कि उसे आदित्य से अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तकनीक का मालिक होना चाहिए। दूसरी ओर आदित्य, जिसे चोरी का पता चलता है, निराश हो जाता है, लेकिन उसका उत्साह टूटने नहीं देता। वह निश्चिंत रहकर थॉमस के तरीके का सामना करने के लिए अपने शोध को मजबूत करता है। थॉमस अपने चुराए हुए फॉर्मूले का उपयोग करके अमेरिका के लिए एक शक्तिशाली वॉर रोबोट बनाता है, जिसे वह सेतन नाम देता है। यह रोबोट अद्वितीय ताकत और नियंत्रण के साथ वॉर करने के लिए तैयार किया जाता है।
दूसरी तरफ आदित्य शर्मा भारतीय पौराणिक ग्रंथों से एक नया फॉर्मूला खोजते हैं। इस बारे में उन्हें अनुभूति होती है कि थॉमस ने एक वॉर रोबोट तैयार किया है और उसे पाकिस्तान को बेचना चाहता है। यह सच्चाई उन्हें आहत करती है और उन्हें देश की सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत का एहसास होता है। भारत सरकार, जो इस स्थिति में मजबूर होती है, आदित्य से संपर्क करती है और उनसे थॉमस के वॉर रोबोट के खिलाफ एक आपातकालीन वॉर रोबोट बनाने का अनुरोध करती है। आदित्य अपने अद्वितीय ज्ञान का उपयोग करके एक नया प्राचीन वैज्ञानिक मॉडर्न फॉर्मूला बनाते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच तनावपूर्ण स्थिति थी। दोनों देशों के बीच वॉर रोबोटों की टक्कर होने को थी। पाकिस्तान ने अपने वॉर रोबोट को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष संरक्षण केंद्र स्थापित किया था। उस समय आदित्य ने एक प्राचीन वैज्ञानिक आर्क रिएक्टर विकसित किया था, जिसमें खास तत्वों का उपयोग किया गया था। यह आर्क रिएक्टर वॉर रोबोट को अत्याधुनिक शक्ति प्रदान करने में सक्षम था। पाकिस्तान और भारत के बीच आर्मी के साथ साथ वॉर रोबोट के बीच महायुद्ध चला। दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ, लेकिन भारतीय वॉर रोबोट ने पाकिस्तानी वॉर रोबोट और आर्मी को धराशायी कर दिया। भारत की जीत होती है। बाद में पाकिस्तानी आर्मी उनके सबसे बड़े वैज्ञानिक को बुलाते हैं, जिनका नाम गाजी था। हालांकि एक दिन अचानक एक अप्रत्याशित घटना घट गई। पाकिस्तान के वॉर रोबोट में आर्क रिएक्टर में खराबी आ गई, जिसका कारण उसमें उपयोग किए गए तत्वों में गड़बड़ी थी। रोबोट नियंत्रण खो गया और अनियंत्रित हो गया। पाकिस्तान के वॉर रोबोट का एक उद्देश्य था आदित्य के वॉर रोबोट को अपनी ओर खींचना। इसलिए पाकिस्तानी वॉर रोबोट ने अपने आर्क रिएक्टर को आदित्य के वॉर रोबोट के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप आदित्य के वॉर रोबोट को संक्रमित कर दिया। पाकिस्तानी वॉर रोबोट ने उसे आदेश दिया कि वह उसके साथ जुड़े। ऐसा करते ही आदित्य का रोबोट निष्क्रिय होने लगा और पाकिस्तानी वॉर रोबोट के पास आकर उसे जोड़ गया। इस रूप में दोनों रोबोट एक साथ मिलकर एक विशालकाय मॉन्स्टर रोबोट बन गए। वैज्ञानिक गाजी के परमाणु ऊर्जा से प्रभावित होकर विशालकाय मॉन्स्टर रोबोट अब अप्रतिम ताकत और प्रभावशाली हो गया। इस रोबोट को देखकर लोग हक्का बक्का हो गए। यह विशालकाय मॉन्स्टर रोबोट अब पाकिस्तान के लिए एक अद्भुत युद्ध मशीन बन गया। गाजी का मानव जीवन ही बदल गया था। उन्होंने अपनी प्रजनन तकनीकों का इस्तेमाल करके विशालकाय मॉन्स्टर रोबोट को और भी ताकतवर बनाया। इस नए रोबोट के आगे कोई भी रोक नहीं सकता था। वह इतना ताकतवर था कि जहां भी जाता वहां तबाही मचा देता। देश के योद्धाओं ने अद्भुत रणनीतियों का इस्तेमाल करके इस विशालकाय मॉन्स्टर रोबोट का नियंत्रण किया। पाकिस्तान का युद्ध सामरिक शक्ति अब अपार थी। इस विशालकाय मॉन्स्टर रोबोट के आगे कोई रोक नहीं सकता था। गाजी का युद्ध नीति कोशिश करते करते बेहद सफल हो गई थी। भारतीय वैज्ञानिक आदित्य भी अपने रोबोट पर काम कर रहा था। वह न केवल अपने रोबोट को मजबूत बना रहा था, बल्कि अपनी देशी तकनीक का प्रयोग करके एक विशालकाय रोबोट बनाने के लिए प्रयास कर रहा था। उसने अपने रोबोट को रक्षक नाम दिया। आदित्य ने भारतीय तकनीक का शानदार उपयोग करके रक्षक को बनाया। इस रोबोट में उन्होंने स्वयं विकसित एआर के रिएक्टर और नवीनतम ऊर्जा संचार वाइब्रेनियम का इस्तेमाल किया। इससे रक्षक एक सुपरचार्ज रोबोट बन गया, जो बाहरी हमलों और विपदाओं के खिलाफ भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैयार था। जब पाकिस्तान के महानतम रोबोट विशालकाय मॉन्स्टर और भारतीय रोबोट रक्षक आमने सामने आए, तो युद्ध का महायुद्ध शुरू हो गया। दोनों रोबोट एक दूसरे के खिलाफ ताकतवर हमलों की बारिश करने लगे। उनके बीच एक वैशाली लड़ाई शुरू हुई, जिसमें धमाकों और ऊर्जा के झड़बंदी से ग्रहण हो रही थी। इस रोमांचक युद्ध में आदित्य की रक्षक और गाजी के विशालकाय मॉन्स्टर के बीच कड़ा टकराव हुआ। दोनों रोबोट आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अंत में रक्षक ने विशालकाय मॉन्स्टर को हराकर जीत हासिल की। गाजी को अपनी हार के बाद एक आश्चर्यजनक घटना का सामना करना पड़ा। उनके लोगों ने उन्हें बताया कि एक खोज के दौरान उन्हें विशालकाय मॉन्स्टर के आर्क रिएक्टर मिल गया है। इस रिएक्टर में प्रशांत शक्ति छुपी है,
जो विशालकाय मॉन्स्टर को और भी शक्तिशाली बना सकती है। अब एक और महायुद्ध तैयार हो रहा था, जहां रक्षक और विशालकाय मॉन्स्टर एक बार फिर आमने सामने आएंगे। इस बार दोनों ताकतवर रोबोटों के बीच उत्साह, जोश और युद्ध की बाध्यताएं थीं। देशों की आशा और संकट की आंधी इस अद्भुत युद्ध के लिए बढ़ रही थी। यह थी कहानी का पहला भाग। दूसरे भाग के लिए इच्छुक हैं? कृपया अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं। मैं हूं विकास, आपसे विदा लेता हूं। हमारी नई कहानियों को जरूर देखें और हमारे चैनल पिन टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।